आंसर है क्वेश्चन नंबर 14। यस और डिम्पल बताओ। सर तो डिम्पल करेगा स्टार्ट। अच्छा डिम्पल करेगा इसको, ठीक है Yes, डिम्पल करो। सर इसमें दिया था ना कि अगर ए कोई मैट्रिक्स थी 5+4 की with real entries such that space of all solution of the linear system ax is equal to b टाइप का सिस्टम था सर। ax ट्रांसपोज इक्वल टू जो दूसरी साइड जो कॉलम वेक्टर दिया है इस गिवन y और इस सॉल्यूशन स्पेस दिया है, तो ये इस नॉन होमोजेनियस टाइप सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा ax is equal to b टाइप सॉल्यूशन। तो इसमें हमें निकालनी है बेसिकली रैंक ऑफ ए। तो रैंक नलिटी थ्योरम से क्या होता है कि जो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए वो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस के बराबर हो जाता है। अगर देखें तो ये जो ए मैट्रिक्स है 5+4 की मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है R4 to R5 है। तो जो डायमेंशन ऑफ जो वेक्टर स्पेस है वी मतलब कि डोमेन का जो डायमेंशन है वो 4 है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो जो नलिटी होता है ए की वो एक्चुअली डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये वेक्टर स्पेस बनाता है ये सॉल्यूशन स्पेस, और उसका जो डायमेंशन होता है उसी को हम नलिटी कहते हैं। अगर हमको सर नलिटी पता चल गई तो रैंक आसानी से पता चलेगी। अब सर हमें सोल्यूशन दिया है, सर सोल्यूशन स्पेस दिया हमें ax इज इक्वल टू b का, पर हमें सोल्यूशन स्पेस चाहिए था ax इज इक्वल टू 0 का, तो वहां से नलिटी आसानी से निकल सकती है। तो अगर हम सर देखें कि अगर मान लो x1 सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 0 का और x0 कोई सोल्यूशन है ax इज इक्वल टू b का, तो जो x0 प्लस x1 है वो सोल्यूशन हो जाएगा ax इज इक्वल टू b का। मतलब कि अगर हमको ax इज इक्वल टू 0 के सारे सोल्यूशन पता है और सिर्फ ax इज इक्वल टू b का सिर्फ एक सोल्यूशन पता है, तो ax इज इक्वल टू b के हम सारे सोल्यूशन पता कर सकते हैं जस्ट उस सोल्यूशन में जो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आपको पता है ax इज इक्वल टू b का, उसको उसमें जो ax इज इक्वल टू 0 के जितने भी सोल्यूशन है उसको हम ऐड करते जाएंगे और हमको एक नया सोल्यूशन मिलता जाएगा x इज इक्वल टू b का। ये वेरीफाई भी किया गया है। अगर x1 सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 0 का और x0 सोल्यूशन है x इज इक्वल टू b का, तो x0 प्लस x1 वो सोल्यूशन होगा ax इज इक्वल टू b का। ये वेरीफाई किया गया है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो सोल्यूशन स्पेस होंगे, जो सोल्यूशन स्पेस होगा ax इज इक्वल टू b का, x इज इक्वल टू b का, ये कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन ax इज इक्वल टू b का जो कि x0 है प्लस y होगा, जो y जो है ये सोल्यूशन स्पेस ऑफ ax इज इक्वल टू 0 का है, बल्कि होमोजीनियस पार्ट है इसका, उसका जितना भी जो सोल्यूशन स्पेस है अगर उसको हम इस वेक्टर x0 में ऐड कर दे तो वो सोल्यूशन स्पेस बन जाएगा ax इज इक्वल टू b का। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू b वो हो जाएंगे, एक तो x0 है उसके पास सोल्यूशन और दूसरे आएंगे जो जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन जो है ax इज इक्वल टू 0 के पास होंगे। तो इसका मतलब ax इज इक्वल टू 0 के पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हो सकते हैं, वो उसका डायमेंशन के बराबर है जो कि नलिटी ऑफ a है। तो इसके पास जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हो जाएंगे वो नलिटी ऑफ a प्लस 1 हो जाएंगे। तो और यहाँ हमें दिया था कि जो सोल्यूशन स्पेस हमें दिया था वो इस फॉर्म में दिया था, वो एक वेक्टर दिया था 1 2 3 4 प्लस s इंटू 2 3 4 5। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, क्योंकि s की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो एक सोल्यूशन आ जाएगा 1 2 3 4, और उसी तरह जो दूसरे सोल्यूशन x की अलग अलग वैल्यू के लिए एक और सोल्यूशन बनता जाएगा, तो नंबर ऑफ जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है वो 2 आ जाएंगे यहाँ पर। इसका मतलब 2 इज इक्वल टू नलिटी ऑफ a प्लस 1, यहाँ से नलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 1, तो रैंक निकल जाएगी 3। और वैसे भी चेक कर सकते हैं जो जैसे कि यहीं पर अगर जो हम देखेंगे जो सोल्यूशन स्पेस दिया था 1 2 3 4, इसका मतलब जो ये 1 2 3 4 ये सोल्यूशन है ax इज इक्वल टू b का, और ये जो s इंटू ये दिया है जो कि वेक्टर स्पेस बनेगा ये s इंटू 2 3 4 5, ये सोल्यूशन स्पेस दिया है होमोजीनियस पार्ट का ax इज इक्वल टू 0 का। तो हम यहीं से भी पता लगा सकते थे कि नलिटी ऑफ a इज इक्वल टू
1 हो जाएगा और रैंक जो है 3 आ जाएगी। यस सर, ठीक है, यस सर, ठीक है। एक बार सर क्वेश्चन दिखाना ऊपर। तेज उत्तर करो, क्वेश्चन निकालो। का सॉल्यूशन स्पेस दिया है। क्या हुआ? ये जो दिया नहीं है 1+2s 2+3s वगैरह, ये ax इक्वल टू 0 का दिया है, मतलब सॉल्यूशन स्पेस। नहीं नहीं नहीं, ax इज इक्वल टू b का, b है यहाँ पर 1 2 3 4। b है यहाँ पर 1 2 3 4। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। हम्म, करेक्ट है पीयूष? यस सर, ठीक है सर। तब इसमें कंफ्यूजन ये यहाँ दिख रहा होगा 1 2 3 4 का, है ना पीयूष? ये यस जो सर, ए एक्स ट्रांसपोज, हाँ, लेकिन अच्छा पहचाना है, सिंपल। और किसी को कोई डाउट? हितेश, यस सर, करेक्ट है? यस सर, शाइनिंग, नो सर, करेक्ट नहीं है? मतलब नो डाउट सर, नो डाउट। नो डाउट। सिद्धार्थ जुड़ा कि नहीं? सिद्धार्थ नहीं जुड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हितेश। यस सर। सर नेक्स्ट था 15th क्वेश्चन था। हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ हाँ हाँ, आ रही है। ओके सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था कि ए जो है 3x3 की मैट्रिक्स है विद रियल एंट्रीज सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 6। इसका डिटर्मिनेंट 6 दिया था और इसका जो ट्रेस है वो इक्वल टू 0 था। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इक्वल टू 0, ओके, ए प्लस आई इक्वल टू 0 देन आइगन वैल्यू ऑफ ए, ये पूछा था। यस, ओके। तो सर इसमें हमें पता है कि जो ट्रेस होता है वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। तो अब यहाँ पे ट्रेस जो है 0 दिया गया था, तो यहाँ पे से हम देख सकते हैं कि 3 + 2 5, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया और यहाँ से ये भी डिस्कार्ड हो गया। अब बच्चे ये, अब क्योंकि डिटर्मिनेंट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट अगर 6 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 × -2 × -1, तो विच इज 6। तो इसका जो करेक्ट था वो 6 था और ये -6 दे रहा था, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना कनिका? यस सर, क्लियर है ना? चलें आगे। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। ओके सर। सर 16th था कि n भी पॉजिटिव इंटीजर था एंड hn भी द स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस था विद एंट्रीज इन R, रियल एंट्रीज थी सेटिस्फाइंग aij इक्वल टू ars whenever i plus j इक्वल टू r plus s, देन द डायमेंशन ऑफ hn, इसका डायमेंशन निकालना था एज अ वेक्टर स्पेस ओवर R। तो इसके लिए इसको सर, तो यहाँ पे एक चीज दी थी कि आपका ए आई जे जो था वो ए आर एस के बराबर था जब आपका आई प्लस जे जो है आर प्लस एस के इक्वल है। जब इसको आप एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे, मतलब कोफिशिएंट जो सबस्क्रिप्ट है उसका जो सम है वो इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूँ A11 A12 A13 A14 इस तरह से, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि अब A11 तो ये पहली एंट्री आ गई। अब देखिए यहाँ पे A12 1 + 2 और ये था A21 2 + 1, तो मतलब ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। इसी तरह से A13 A22 A31 इस तरह से ये डिपेंडेंट है। तो इसका जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंट्रीज होंगी वो है n + n-1, तो इसका 2n-1 रहेगा। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं हम कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है A11 A12 A13
A21, A22, A23 और लास्ट है A31, A32 और A33। ये आपके पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमें कंडीशन है, ये गिवन है कि I प्लस जे इक्वल टू R प्लस एस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो मतलब ये एक एंट्री ये होगी, एक एंट्री आपकी ये होगी और एक जो होगी ये होगी। तो यहाँ पे मतलब टोटल एंट्रीज आप बात करेंगे तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपका 5 आ रहा है। तो अब जो आपके ऑप्शंस हैं, जो आपको गिवन ऑप्शंस हैं, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है तो आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और जब यहाँ पे करेंगे तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जब डी में पुट करेंगे तो 2 into 3 minus 1 which is equal to 6 minus 1 which is equal to 5। तो इसका मतलब है कि ये जो है आपका 5 दे रहा है, इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपको थ्योरेटिकल देखना है तो इस तरह से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंट्रीज इसमें इतनी होगी n प्लस n माइनस 1, तो विच इज इक्वल टू 2n माइनस 1। तो इस तरह से करेंगे इसको। ओके, एनी डाउट? करेक्ट है। यस सर। किसी को कोई डाउट? पीयूष यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है? यस सर। कनु सर रिपीट करवा देंगे एक बार दोबारा। इसमें अगर किसी को नहीं आता है मतलब इस तरह से कैलकुलेट करने A11, तो जो हितेश ने दूसरा एग्जांपल दिया, क्योंकि नीचे फॉर्मूला दिया है ना ऑप्शन यस में, सर, यस तो ऑप्शन में फॉर्मूला दिया है तो उसको अगर हम 3x3 का मैट्रिक्स लें और उसको सब्स्टिट्यूट करें वहां n की जगह 3, तो वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है? यस सर। हाँ, तो हम 3x3 पे जैसे उसने दिखाया, अब कंडीशन है कि जो इसके सब्सक्रिप्ट हैं उनका सम जो है वो बराबर होना चाहिए। तो A11 ये तो कहीं नहीं आएगा सम 2। अब देखो A12 और A21 का सम मतलब 2 + 1 और 1 + 2 दोनों सेम है, तो इसको एक एंट्री काउंट किया जाएगा। ठीक है? तो एक A11 हो गया और एक 12 हो गया, मतलब इन दोनों में से किसी एक को ले लेंगे तो 2 एंट्रीज होगी। उसके बाद है 13, A13, A22 और A31, इन तीनों का सम कितना है? कितना है कनु? सर मुझे नहीं आ रहा समझ। एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ। यस सर। यहाँ पे हमें गिवन है कंडीशन, जो गिवन है ओके, यहाँ पे हमें जो गिवन कंडीशन है आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि एक n×n की मैट्रिक्स दी है और एंट्रीज जो है उसकी रियल नंबर्स हैं, r से ली गई हैं, और वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है एंट्रीज आपकी मैट्रिक्स की कि Aij जो है वो ARS के इक्वल है। ठीक है? ये है व्हेनेवर, कब? जब आपका जो सब्सक्रिप्ट, ये जो सब्सक्रिप्ट है ये इनका जब जो सम है, मतलब I प्लस जे इक्वल टू R प्लस एस। ठीक है? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक है A12 और दूसरी एंट्री है A21। ये आप देख रहे होंगे कि ये जो है फर्स्ट रो और सेकंड रो की सेकंड कॉलम की एंट्री है, और ये जो है सेकंड रो और फर्स्ट ये वाली एंट्री है फर्स्ट कॉलम की। एक ये ले ली और एक ले ली। तो अब देखिए 1 + 2 = 3 और 2 + 1 = 3, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है। इतना समझ आ गया? ओके, तो ये बोला है इसने। अब क्या करेंगे कि अब देखो A12 A21, तो आपने एंट्रीज इस तरह से काउंट करनी है कि अब देखिए ये तो डिपेंडेंट हो जाएगी एक दूसरे पे, डिपेंडेंट इन द सेंस कि मतलब A12 A21 ये इक्वल हो जाएंगे ना, क्योंकि हमें बोला कि Aij = ARS हो जाएगा कब? जब उनके सब्सक्रिप्ट का जो सम है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि A12 जो है वो A21 के इक्वल हो गया। तो अब दो गिनने की बजाय इसको हम क्या गिनेंगे? एक एंट्री गिनेंगे। इतना समझ आ गया? मतलब जैसे रिपीटेड एंट्रीज, मतलब इन दोनों की जगह अगर 1 1 होता तो उसको 1 ही हाँ, कंसीडर करता। हाँ, मतलब अगर सब्सक्रिप्ट का जो सम है वो किन्हीं एंट्रीज का इक्वल आ रहा है, तो उसको आप जो है बार बार गिनने की बजाय वो एक बार गिनिए ना उसको। ठीक है।
ठीक है। डिपेंडेंट हो अब जाएगी। जैसे यस यस, तो जैसे ये इक्वल हो गए A13, यहाँ पे देख रहे होंगे आप A13, ये इक्वल हो जाएगा A22, ये इक्वल हो जाएगा A31। अब क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि 1 + 3 = 4, 2 + 2 = 4, 3 + 1 = 4। तो मतलब इनके सबस्क्रिप्ट का जो सम है वो इक्वल है। तो इनको बार बार गिनने की बजाय आप एक बार ही गिनिए, इसलिए बोलते हैं कि लीनियर ये डिपेंड हो गए ना एक दूसरे पे। तो इसलिए अब देखिए कितनी एंट्रीज होंगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी, और लास्ट जो बच जाएगी A31, क्योंकि ये है ना जैसे A33 तो 6 है, तो इसमें 6 किसी का सम नहीं आएगा, तो एक ये आ जाएगी। तो कितनी एंट्रीज होगी? 5 एंट्रीज होंगी, है ना। तो अब जो फॉर्मूला आपको गिवन है, आपको फॉर्मूला बताना है ना, इसको ऐसे ही बताता हूं मैं आपको। तो देखो अब कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है ये है 3x3 की मैट्रिक्स, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? n की वैल्यू यहाँ पे है 3। ओके, अब आप n की वैल्यू जो है आप जो है यहाँ पे पुट करिए, n² विच इज इक्वल टू 9, है ना। लेकिन हमारी एंट्रीज कितनी है 5 है ना, तो ये 9 आ रहा है, तो ये डिस्कार्ड हो गया। अब यहाँ पे पुट करिए 9 - 3 + 1, तो ये 7 आ गया, ये भी डिस्कार्ड हो गया। अब यहाँ पे पुट करो आप, तो 3 करिए पुट n की जगह, क्योंकि 3x3 की है, तो 2 × 3 6 + 1 = 7, ये भी डिस्कार्ड हो गया। अब यहाँ पे करो पुट 2 × 3 - 1 विच इज इक्वल टू 6 - 1 विच इज इक्वल टू 5। तो ये जो है ये इसकी इक्वल बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका। आप कोई दिक्कत? नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिम्पल। नीचे का ना, ओके, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म दी थी Qx, y, z = 4x² + y² - z² + 4xy - 2xz - yz ओवर r। क्वाड्रेटिक फॉर्म दी थी ओवर r। तो नीचे पूछा गया था इसकी रेंज के बारे में कि रेंज कंटेन्स 1 to infinity, रेंज इज कंटेन्ड इन 0 to infinity। रेंज r होगी, या रेंज जो भी चौथा ऑप्शन है कंटेन्ड इन -n to infinity, जहाँ पर n जो है लार्ज नेचुरल नंबर n है। तो इसमें सबसे पहले अगर हमको पता लग जाए कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव इंडेफिनेट, सॉरी नेगेटिव डेफिनेट या इनडेफिनेट है, तो उससे हमें रेंज एकदम पता लग जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको पहले नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लें और फिर पता लगा लें कि इसकी, जैसे इसकी मैट्रिक्स जो तरीका, जो स्टैंडर्ड मेथड है कि Qx, y, z है, इसकी मैट्रिक्स लिख ली, ये मैट्रिक्स की क्वाड्रेटिक फॉर्म की, और उसको फिर नॉर्मल फॉर्म में चेंज करवाया। तो अगर हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे, आप देखेंगे कि जो एक जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी और एक 0 आएगी। तो इसका मतलब जो इसके पास आइगन वैल्यू होगी वो एक पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगी, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जो इंडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और इसकी रेंज जो है पूरा का पूरा r हो जाएगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन राइट करेक्ट हो जाएगा, और साथ में ए भी हो जाएगा, क्योंकि अगर रेंज r है तो कंटेन करेगा 1 to infinity को। तो बस फिर सॉल्व हो जाएगा। पर एक तरीका ये भी है कि अगर आप वैल्यू पुट कर दें क्वाड्रेटिक फॉर्म में, जैसे पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो हर एक नॉन जीरो वेक्टर के लिए एक्स वाई जेड की हर एक एक्स वाई जेड कोई भी वेक्टर है, तो नॉन जीरो वेक्टर के लिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्म आपका पॉजिटिव डेफिनेट है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, बल्कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी, और जो नेगेटिव डेफिनेट है वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगी, और जो इनडेफिनेट है वो पॉजिटिव वैल्यू भी देगी, नेगेटिव वैल्यू भी देगी। तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ वाई और जेड को 0 पुट कर दूं, वाई और जेड को 0 पुट कर दूं और एक्स को 1 रख दूं, तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अगर मैं एक्स और वाई को 0 कर दूं और जेड को 1 रख दूं, मतलब कि जो वेक्टर लिया है मैंने वो 0 0 1 लिया है, तो आप देखोगे जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। -1 आएगी। तो इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है पॉजिटिव वैल्यू भी दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू भी दे रहा है, तो सीधी सी बात है कि इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो इसकी रेंज पूरी की पूरी r हो जाएगी। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है।
Yes, sir. चले आगे। Crystal clear. Yes, sir. शाइनी, क्लियर है शाइनी? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हितेश, यस सर। क्वेश्चन नंबर 18। लास्ट। हाँ, लास्ट क्वेश्चन। इस फोर्थ क्वेश्चन बचा है तुम्हारा अभी। यस सर। कर लिया था डिम्पल? सर फोर्थ नहीं हुआ सर। तो वो करते हैं, अभी करते हैं। यस सर। सर लास्ट क्वेश्चन था कि कंसीडर मैट्रिक्स ए n क्रॉस n की मैट्रिक्स दी थी विद इंटीजर एंट्रीज सच दैट aij जो है वो 0 था। कब? जब i इज ग्रेटर देन 0, i इज ग्रेटर देन j। तो सीधी सीधी बात है कि ये जो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बोल रहे हैं ना, aij एंट्री 0 होंगी जब i इज ग्रेटर देन j। और एंड ai इक्वल टू 1, इसका मतलब डायगोनल एंट्रीज जो होंगी इसकी वो सारी की सारी 1 होंगी फॉर i इक्वल टू 1 टू n। तो हमें बोला गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड इट कैन बी इंटीजर एंट्रीज। फिर बी ऑप्शन था कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड इट हैज सम एंट्रीज दैट आर रूट ऑफ इंटीज दैट आर नॉट इंटीजर्स। और सी ऑप्शन था कि ए इनवर्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ए विद इंटीजर कोफिशिएंट्स। और लास्ट था कि ए इनवर्स is not a power of A when A is the identity matrix। तो सर इसके लिए क्या किया था? हाँ ठीक है सर। तो इसके लिए मैंने जो किया था, इसको आप ये इस तरह से भी कर सकते हैं। और जैसे आपके पास जो है ये मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स है 1a b 1 सॉरी 0 1 c और 0 0 1, इस तरह की एक मैट्रिक्स कंसीडर की। तो अब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो ऑलवेज 1 होगा, क्योंकि अगर रियल एंट्रीज रखते हैं तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड हैज इंटीजर एंट्रीज। तो ये तो ट्रू हो गया। और जो सी था कि ए इनवर्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ए विद इंटीजर कोफिशिएंट। तो ये तो वैसे ही ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी जो आप लेंगे, यहाँ पे जो ए बी सी होंगे वो इंटीजर से बिलोंग करेंगे, तो इसलिए ए इनवर्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा ऑफ ए विद इंटीजर कोफिशिएंट। और लास्ट था कि ए इनवर्स इज नॉट ए पावर ऑफ ए अनलेस ए इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंपल, करेक्ट है? यस सर। करेक्ट है क्वेश्चन? करेक्ट है सर, ए सी डी इसके आंसर होंगे। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार चाहे। नहीं, जैसे कहाँ बताओ तो। पीयूष को तो लग गया होगा पता, पूछते हैं। पीयूष यस सर। समझ आ गया? सर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये तो ठीक है ना सर। हैज इंटीजर एंट्री का मतलब सर यही है ना कि जो ए इनवर्स है उसमें जो एंट्रीज है मैट्रिक्स के अंदर वो इंटीजर है। वो कैसे बताया सर? वो सिंपल। सर जैसे कि ए इनवर्स है ना, नीचे से करना थोड़ी स्लाइड। जैसे ए मैट्रिक्स दिया है, इसमें आइगन जो 1 1 1 दिया है डायगोनल पे, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब आइगन वैल्यू सारी 1 है और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट कर गया। और डिटर्मिनेंट 1 ही होगा क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज या अपर जो भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्री होता है। तो डिटर्मिनेंट तो 1 आ गया, इसका मतलब 1 जैसे ए इनवर्स कैसे निकालते हैं हम? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए के पास हमेशा इंटीग्रल एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि ए के पास इंटीग्रल एंट्री होगी और जो इसके ए के पास सारे के सारे जो इंटीग्रल एंट्रीज है, इसका मतलब इसके सारे के सारे जो को फैक्टर आएंगे वो सारे सारे इंटीजर्स आएंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए के पास जो सारी की सारी इंटीग्रल एंट्री होगी, और क्योंकि हम अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर रहे हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए के पास सारी सारी इंटीग्रल एंट्री है, इसका मतलब ए इनवर्स के पास भी सारी की सारी इंटीग्रल एंट्री है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया।
यस सर, क्लियर है सर अब। क्लियर है? यस सर। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 रहा ना, इसके लिए एक सिंपल सा लिखवाता हूँ। लिखोगे हितेश कि शेयर करूंगा? सर देख लीजिए आप। शेयर कर दो सर। सर शेयर कर दीजिए आप। चलो तब तक शाइनी क्वेश्चन करे डिस्कस। शाइनी, यस सर। वो जो 15 क्वेश्चन है वो भी बता दो। यस सर, जैसे जो पिछले कल क्वेश्चन था, जो शाइनिंग वाली एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन था एक 15 क्वेश्चन की फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म। दो क्वाड्रेटिक फॉर्म दी थी Q1 और Q2, और उनको बताना था कि इक्विवेलेंट कब होगी वो, मतलब ए और बी की किस वैल्यू के लिए इक्विवेलेंट होगी ओवर आर और ओवर सी। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो पहले वाली मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 10 डायगोनल में 10 11 12 और ए, और जो दूसरी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 13 बी, बल्कि दी है जो A2 है वो Q2 की जो मैट्रिक्स है। तो A1, अगर हम A1 को देखें तो A1 तो लगभग बल्कि नॉर्मल फॉर्म में ही है। बस हम बल्कि इसकी जो नॉर्मल फॉर्म बनेगी A1 की, वो बन और A पे डिपेंड करेगी, बल्कि A पे, ए अगर पॉजिटिव नेगेटिव उस पर डिपेंड करेगी। और A2 की, अगर A2 को भी हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे तो A2 पे मैंने कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन लगाए हैं, तो वो जो बनेगी नॉर्मल, नीचे करना थोड़ा, तो जो नॉर्मल फॉर्म बनेगी वो 13 उसमें डायगोनल में आएगा 13 14 2b और माइनस b। अब क्योंकि दो क्वाड्रेटिक फॉर्म ओवर आर वो आपस में इक्वलेंट होगी अगर उनकी रैंक और सिग्नेचर दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म Q1 थी उसमें जो रैंक है वो हमेशा 3 और 3 से ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें 3 पॉजिटिव एंट्रीज है। अगर आप ध्यान से देखिए A1 पे 3 पॉजिटिव एंट्रीज हैं और फिर चौथी ए है। इसका मतलब रैंक जो है वो 3 या 3 से ज्यादा, 3 हो सकती है या 4 हो सकती है। इसमें अगर हम b की वैल्यू को 0 ले लेंगे, दूसरे में A2 में b की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो इसमें देखेंगे कि रैंक जो है वो 2 आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फॉर्म की रैंक जो है 2 आ जाएगी। इसका मतलब इक्वलेंट नहीं हो गया अगर b 0 हो गया, इसका मतलब b को नॉन जीरो होना पड़ेगा। बट अगर b नॉन जीरो हो गया तो जो दूसरी मैट्रिक्स है A2, मतलब की दूसरी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उसकी जो रैंक है वो 4 हो जाएगी। इसका मतलब अगर इसकी रैंक 4 होगी, अगर ये इक्वलेंट है Q1 के, इसका मतलब उसकी रैंक भी 4 होनी चाहिए। इसका मतलब पहली बात तो A1 भी, जो A है वो भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर बी नॉट, अब दूसरे पे आते हैं सिग्नेचर, तो सिग्नेचर भी सेम होने चाहिए। अब दूसरी फॉर्म में A2 में अगर उसमें 3 एंट्रीज पॉजिटिव होगी हमेशा और एक एंट्री नेगेटिव होगी, अगर हम बी को, बी नॉट इक्वल टू 0 है, या तो बी ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तब भी एक एंट्री नेगेटिव आएगी और 3 एंट्री जो है पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब सिग्नेचर प्लस 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 और माइनस आएगा। अगर हम b को लेस देन 0 भी लेते हैं तब भी एक एंट्री जो है नेगेटिव आएगी और 3 एंट्री पॉजिटिव आएगी। उस केस में भी सिग्नेचर प्लस 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 और माइनस आएगा। इसका मतलब A1 अगर इक्विवेलेंट है दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म, उसके पास भी जो सिग्नेचर वो प्लस 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 और माइनस होना चाहिए। बट उसमें तो 3 एंट्रीज पहले से ही पॉजिटिव है, इसका मतलब A को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो वहां से A और B की वैल्यू आएगी थी, A और B की वैल्यू आई थी कि A लेस देन 0 और B नॉट इक्वल टू 0। तो कंडीशन आर ओवर आर में इक्वलेंट होने के लिए ए लेस देन 0 होना चाहिए और बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? पीयूष, यस सर, हितेश, मैंने क्लियर है। तुम्हें एक व्हाट्सएप मैसेज किया है, देखा? क्या सर? मैंने मैसेज किया है, एक फोटो शेयर किया, मतलब PDF सेंड की। सर एक मिनट। पीयूष, क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर, क्लियर है। ओवर सी बताओ। अब ओवर सी के लिए जो नॉर्मल फॉर्म में जो नॉर्मल फॉर्म होती है ओवर सी में, वो उसमें सिर्फ 1 1 और 0, मतलब पॉजिटिव और 0 आते हैं, सिर्फ 1 1 1 और 0 0 0। उसमें -1 हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसका मतलब अगर ओवर सी में अगर हम A2 की नॉर्मल फॉर्म देखें तो हमारे पास जो एंट्रीज आनी चाहिए वो
पॉजिटिव और जीरो आनी चाहिए। इसका मतलब बी को हमको जीरो ही लेना पड़ेगा, एक्चुअली जीरो ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने बी को अगर ग्रेटर देन जीरो ले लिया तब भी एक एंट्री माइनस माइनस में आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अगर हमने बी को लेस देन जीरो लिया तब भी एक एंट्री नेगेटिव आ जाएगी। बट ओवर सी में जो नॉर्मल फॉर्म में होता है वो उसमें जो एंट्रीज आती है वो 1 1 1 या 0 1 1 1 0 0 0 आ सकती है, -1 उसमें इंक्लूड नहीं होता है। इसका मतलब बी को हमको जीरो ही लेना पड़ेगा। बट जब बी को हम जीरो लेंगे तो उसमें जो रैंक है A2 की वो 2 आ जाएगी, और रैंक ऑफ A1 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो इसका मतलब रैंक कभी भी बराबर नहीं हो सकती दोनों की, तो इसका मतलब दोनों कभी भी इक्वलेंट नहीं हो सकते ओवर सी। समझ गए शाइनी? यस सर। समझ आया? सर सी के लिए जो बोला एक बार फिर से रिपीट करेगा डिम्पल? नॉर्मल सी- फॉर्म उसमें 1 1 1 0 होगी, मतलब नेगेटिव उसमें इंक्लूड नहीं होता है। हाँ, नेगेटिव इंक्लूड नहीं होता है सी में ना। ओके ठीक। तो बी को अगर जीरो कर लेंगे तो रैंक 2 हो जाएगी, और यस अब ए को अगर जीरो भी रखें तब भी A1 का जो रैंक है वो 3 हो जाएगा, तो जो कि यस बराबर तो नहीं इक्वल आएगा, नहीं होगी। यस equivalent नहीं। अच्छा, उसको शेयर करो या फिर लिखवा दो, मतलब ऐसे लिखो ये फॉर्मूला। सर एक मिनट। फिर बताना, तुम ही बताओगे क्या होगा आंसर। सर वो जो सुबह 7th क्वेश्चन भी रहा था ना, उसका सी आंसर भी ठीक होगा सर। दिख रहा है, ये पढ़ा जा रहा है डिम्पल? एफ अगर बाइलिनियर फॉर्म है तो उसका यस डिफरेंशिएशन जो है, इसको पढ़ते ऐसे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑन ए बी एट एक्स वाई, तो इस रूल के अकॉर्डिंग मतलब एक्सप्रेस किया जाता है। तो अब लगाओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन बताएगा? सर एक बार फिर से बोलेंगे इसको? मैंने कहा ये जो ऊपर लिखा है ना मैंने, डी ऑफ एफ सब्सक्रिप्ट में एक्स वाई और एक्स ए बी, तो इसको पढ़ा जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑन ए बी एट एक्स वाई। नीचे लिखा भी है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑन ए बी एट एक्स कोमा वाई। तो एफ बाइलिनियर फॉर्म तो है, फोर्थ क्वेश्चन में बाइलिनियर फॉर्म होगी डिम्पल? यस सर। तो बाइलिनियर फॉर्म है तो इसका मतलब ये वाला रूल जो हो तो लगेगा इस पे। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में वो प्रॉब्लम थी, मैम ने डाला था सुबह, उसको करेक्ट करके। इसमें ये है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ वी डब्ल्यू जो है वो इस तरह का फंक्शन है, v1 w1 माइनस v2 w1, तो ये एक बाइलिनियर फॉर्म है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, मतलब डिटर्मिनेंट ऑन एच के एट बी कॉमा डब्ल्यू। ठीक है, उस रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा इसका सॉल्यूशन? क्या आएगा? तो उसको कैसे लिखा जाएगा? डी ऑफ डी डिफरेंशियल है डिटर्मिनेंट ऑफ, अब किस पॉइंट पे, मतलब किस पे हम उसको वैल्यूएट कर रहे हैं, एट बी कॉमा डब्ल्यू। तो जो सबस्क्रिप्ट में आएगा बी कॉमा डब्ल्यू आएगा, और कहाँ कर रहे हैं, एच कॉमा के पे। तो ये इसको ऐसे लिखा जाएगा, डी ऑफ डिटर्मिनेंट बी कॉमा डब्ल्यू ऑन एच कॉमा के। इसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है सर? चलो शाइनी तुम बताना शुरू करो, मैं इसको पूरा लिख के फिर शेयर करता हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 16 था हमारे पास कि क्यू एक्स वाई जेड हमें दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 2xz प्लस 13z स्क्वेयर। तो हमारे पास ऑप्शंस हमें दिए थे कि
Q is positive definite, Q is not positive definite, all eigenvalues of Q are positive, और कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ Q इज I3। तो सबसे पहले हम जो हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है उससे हम मैट्रिक्स बना लेंगे। तो हमारे पास A मैट्रिक्स आया, तो उसके बाद हम जो है उस पर कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। पहले रो 2 पर अप्लाई करेंगे, फिर रो 3 पर, तो सेम हम कॉलम 2 पर और कॉलम 3 पर और देन रो 3 के ऊपर, तो हमारे पास A मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हमने इस मैट्रिक्स में देखा कि जो सारी डायगोनल एंट्रीज है वो सारी पॉजिटिव है। तो जब सारी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास पॉजिटिव होती है तो वो पॉजिटिव डेफिनेट होता है, और इसका जो सिग्नेचर आएगा वो आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो आइगन वैल्यूज हैं वो सब पॉजिटिव है, तो A और C ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और जो डी ऑप्शन है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ Q इज आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी के बराबर नहीं आ रहा है, तो डी तो रॉन्ग हो जाएगा और बी भी रॉन्ग हो जाएगा, तो A और C करेक्ट होगा। पीयूष करेक्ट है? सर डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा ना, क्योंकि सर जब ये मतलब कन्वर्ट हो जाएगा सर नॉर्मल फॉर्म I3 में, नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि सर 1 -1 और 0 के ही लिया जाता है ना, तो 3 और 36 सर 1 हो जाएगा। अगर जैसे R2 और C2 पे ऑपरेशन लगाते हैं, R2 टेंस टू R2 अपॉन रूट 3 और C2 पे भी अपॉन रूट 3, और R3 और C3 पे लगाएंगे R3 अपॉन रूट 36 और C3 पे भी C3 अपॉन रूट 36, तो सर ये 1 1 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। वैसे भी सर नॉर्मल फॉर्म है, क्योंकि 1 -1 और 0 ही लिया जाता है ना, तो प्लस 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 है, तो +1 +1 +1 में कन्वर्ट हो ही जाएगा। डिम्पल तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? सर मेरे हिसाब से भी सर जो पीयूष बोल रहा है वो ठीक है शायद। मैंने भी सर 3 ही लगाए ACD। शाइनी समझ आया मतलब यस क्या सर, होगा? सर डी भी करेक्ट होगा, कैसे करेक्ट होगा? क्योंकि उसको हम A जो मैट्रिक्स आया है नॉर्मल फॉर्म का, तो उसको हम आइडेंटिटी में चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है x² + 4xy + 4y² + 16z²। तो हमारे पास ऑप्शन था कि पॉजिटिव डेफिनेट होगा, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा, और सिग्नेचर इसका पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव होगा मे बी, और डी है नन ऑप्शन। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म था उससे हमने मैट्रिक्स बना लिया, और उसके ऊपर कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशंस अप्लाई करके, जैसे रो 2 पर हमने ऑपरेशन अप्लाई किया और कॉलम पर हमने ऑपरेशन अप्लाई किया, तो हमने देखा कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो आ रही है हमारे पास 1 0 16, तो वो सारी तो 0 भी आ रहा है इसमें, तो मतलब ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा, मतलब 2 हमारे पास पॉजिटिव आ रही है और 1 0 आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा A, और इसका सिग्नेचर आ रहा है पॉजिटिव 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 और 0, जो हमें ऑप्शन दिया था B और C, तो B और C करेक्ट होगा। इसमें डिम्पल तुम्हारा क्या विचार है? ठीक है सर। पीयूष क्लियर है सर, सही है। करेक्ट है? हितेश ठीक है सर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है x² + 2xy + y² + 4xz + 6yz + z²। तो हमारे पास ऑप्शन है कि Q इज पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म, Q इज इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म, और रेंज ऑफ Q रियल होगा, और रेंज ऑफ Q 0 to इन्फिनिटी होगा। तो इसको भी हम सेम करेंगे, सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है, फिर हम रो 2 और रो 3 पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, सेम हम कॉलम 2 और कॉलम 3 पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और फिर हम रो 2 और रो 4 को रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो सेम हम कॉलम 3 और कॉलम 2 पर भी हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो डायगोनल एंट्रीज हमारी सारी 1 1 1 आएगी, तो मतलब ये पॉजिटिव डेफिनेट हो गया, और पॉजिटिव डेफिनेट की जो रेंज होती है वो 0 to इन्फिनिटी होता है, तो A और D ऑप्शन करेक्ट होगा। यस सर, ये सर मेरा तो सर B और C आया था ना सर, जैसे R2 और R3 अगर इंटरचेंज किया ना, तो सर
C2 और C3 भी इंटरचेंज हो जाएंगे सर, इसलिए इनका मेरे को लग रहा है शायद गलत आ रहा है, क्योंकि सर अगर R2 R3 चेंज करे तो C2 C3 भी मार्क को चेंज करना ही पड़ता है ना। हाँ कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन। यस सर, तो इसमें सर पॉजिटिव 0 और नेगेटिव आएगा ना, तो इनडेफिनिट आएगा ये, मतलब मेरा तो ऐसा है ना। ये सर बाकी ऑपरेशन गलत लग गया है सर, बी और सी करेक्ट होगा। डिम्पल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सर 19 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि क्यू दिया हुआ हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4xz प्लस 2yz। तो ऑप्शंस है हमारे पास क्यू इज पॉजिटिव डेफिनेट, क्यू इज इनडेफिनेट, रेंज ऑफ क्यू इज आर और रेंज ऑफ क्यू इज 0 टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे जो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और फिर हम रो पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और कॉलम पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो उससे देखा कि जो डायगोनल एंट्रीज है वो आ रही है 1 3 26, तो सारी पॉजिटिव आ रही है, तो मतलब पॉजिटिव डेफिनेट हुआ। और जो रेंज होती है पॉजिटिव डेफिनेट की वो 0 टू इन्फिनिटी होती है, तो ऑप्शन ए और डी करेक्ट होगा। क्यू करेक्ट है। यस सर करेक्ट है। डिम्पल। यस सर, ठीक है सर। चले आगे हितेश। यस सर। नेक्स्ट शाइनी। सर जो 20th क्वेश्चन था उसमें भी हमें क्यू दिया हुआ है 16x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 13y स्क्वायर प्लस 18xz प्लस 20yz माइनस z स्क्वायर। तो ऑप्शंस है क्यू इज नेगेटिव डेफिनेट, इज पॉजिटिव डेफिनेट, क्यू इज इनडेफिनेट और रेंज ऑफ क्यू इज आर। तो सबसे पहले इस पे भी हम मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे जो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म है। उसके बाद कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास डायगोनल में आएगा 16 207 और 4 2 880। तो सारा पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब पॉजिटिव डेफिनेट होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। डिम्पल तुमने किया है क्वेश्चन? नहीं सर, आगे नहीं किया है सर मैंने। क्यों? सर मैं अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करने लग गया ना, इसके आगे। क्यू सर मेरा तो सी और डी आया ना, मतलब इनडेफिनिट आया था मेरा, तो पता नहीं। और किसने किया है क्वेश्चन? हितेश। सर मैंने 19 किए थे, मैं भी अपनी एक्सरसाइज करने में लग गया था ना, कल मिल गई थी हमें। जो बताया शाइनी ने वो करेक्ट है। कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन तो यहाँ सी लगाए हैं तो ठीक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलो प्लीज। सर नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया है मतलब R2 में 15, R2 पे थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री। ये भी तो सर 0 बनानी पड़ेगी ना। अच्छा ये बनाया है शाइनी। अच्छा बनाया। सर कॉलम ऑपरेशन ही लगा ना। और सर ऐसे भी देख सकते हैं सर, ये इनडेफिनिट ही होगा, क्योंकि सर जैसे अगर हम 100 ले लें, मतलब QXYZ में, तो पॉजिटिव आएगा, और सर 001 ले लें तो नेगेटिव आ रहा है। तो सर मेरे को तो लग रहा है सर सी और डी होगा। मुझे लग रहा है शायद कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है तो क्वेश्चन दिखाना एक बार। कौन सर यस सर, कौन सा क्वेश्चन था ये? 20th। सर डायरेक्ट वैल्यू एंट्री पुट करके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है ना। 001 से सर जैसे ये माइनस जेड स्केयर है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा यस ये सर, तो सब बाकी प्लस सब तो माइनस 0 है। आएंगे ना अल्टरनेट, ठीक बोल रहा है। उसमें शायद वो ऑपरेशन नहीं लगा है कहीं कॉलम पे। वो सर हाँ ये लास्ट लास्ट में नहीं लगा है।
यस सर, ये 15 भी जीरो बनाना पड़ेगा ना सर, 151 उसके बाद आ जाएगा इनका भी सही। कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाया। शाइनी समझ आया गलती कहाँ है? यस हेलो? सर, एक ऑपरेशन मिस हो गया। हाँ मतलब तुमने जो ऑपरेशन रो कॉलम ऑपरेशन कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन नहीं लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमें ऑप्शंस दिए और चेक करना है कि कौन सा पॉजिटिव डेफिनेट होगा। तो हमारे इसलिए जो 2x2 क्रॉस की मैट्रिक्स होती है उसके लिए हमारे पास थ्योरम होता है कि वो पॉजिटिव डेफिनेट तब होगा कि अगर उसकी सारी डायगोनल एंट्रीज पॉजिटिव होगी और डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नेगेटिव आ रहा है क्योंकि 3 - 4 - 1, तो ये तो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगा। जो हमारा बी ऑप्शन है उसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आ रहा है 11 और इसकी डायगोनल एंट्रीज भी सारी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव डेफिनेट होगा। जो हमारा सी ऑप्शन है उसका डिटर्मिनेंट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है और डायगोनल एंट्रीज भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव डेफिनेट होगा। और जो डी ऑप्शन है उसकी डायगोनल एंट्री हमारे पास नेगेटिव है 1, तो ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगा। ये तो करेक्ट होगा। इसमें कोई डाउट? इसमें तो नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें था कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। तो ये तो सर ने रिजल्ट लिखवाया था कि अगर नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिक्स होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव डेफिनेट होगा ही होगा। तो पॉजिटिव डेफिनेट होगा तो उसकी आइगन वैल्यूज भी रियल होगी, तो नहीं, तो उसकी आइगन वैल्यूज भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, तो ए और डी। ये तो करा दिया है सर। क्वेश्चन नंबर 23। जो 23rd क्वेश्चन है वो है इफ ए इज अ रियल सिंगुलर मैट्रिक्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो ये भी हमारे पास रिजल्ट होता है कि इसमें ऑप्शन बाय मिस्टेक हो गया है बी। इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन और डी ऑप्शन कि ए और ए ट्रांसपोज इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट और ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए डैश ए आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो ए और डी करेक्ट होगा। ये भी सर ने करा दिया है बिल्कुल, है ना पीयूष? यस सर। पीयूष यस सर। है डाउट कुछ 23rd क्वेश्चन में? आई थिंक करा दिया है सर ने डिस्कस किए डायरेक्ट रिजल्ट। यस सर। यस सर, डायरेक्ट रिजल्ट ये था। क्वेश्चन नंबर 24। सर क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया है कि ए और बी दो मैट्रिक्स है जो पॉजिटिव डेफिनेट है। तो हमको चेक करना है कि इनमें से कौन सा जो है पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होगा। तो फर्स्ट था ए और ए प्लस बी। तो ये तो हमारे पास थ्योरम होता है कि अगर ए और बी पॉजिटिव डेफिनेट है तो ए प्लस बी भी पॉजिटिव डेफिनेट होगा, तो फर्स्ट तो करेक्ट है। और सेकंड है ए इनवर्स बी इनवर्स। तो मतलब अगर ए पॉजिटिव डेफिनेट है बी पॉजिटिव डेफिनेट है तो 1/λ और 1/λ भी पॉजिटिव होगा, तो ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स भी पॉजिटिव डेफिनेट होगा। जो थर्ड ऑप्शन है वो 2a + 3b। तो इसका भी हमारे पास थ्योरम होता है कि अगर ए और बी पॉजिटिव डेफिनेट है तो के ए भी पॉजिटिव डेफिनेट होगा अगर के जो है ग्रेटर देन 0 होगा। तो टू भी ग्रेटर देन 0 है, 3 भी ग्रेटर देन 0 है, तो 2a + 3b भी पॉजिटिव डेफिनेट होगा। और फोर्थ भी सेम कि 3a इनवर्स + 4b इनवर्स भी पॉजिटिव डेफिनेट होगा। फिफ्थ था ए पहले 4 में किसी को कोई डाउट? डिम्पल यस सर। है कोई डाउट? सेकंड करेक्ट होगा? ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स कैसे हुआ? हाँ मतलब तुमसे पूछ रहा हूँ कैसे होगा ये करेक्ट? मेरे को पता नहीं लगा सर ये कैसे हुआ करेक्ट। एक्सप्लेन करना जरा। सर मैंने तो ये लॉजिक लगाया कि अगर ए और बी पॉजिटिव डेफिनेट है तो इसकी आइगन वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ए इनवर्स बी इनवर्स की आइगन वैल्यू होगी 1/λ, तो वही पॉजिटिव होगा। तो सहमत है इस लॉजिक से डिम्पल? लॉजिक नो सर। सर मुझे तो ए में भी डाउट है सर, ए प्लस बी ए कैसे होगा? करेक्ट, ए तो करेक्ट है। एक तो सुबह भी तो डिस्कस किया था। वो करेक्ट है। इनवर्स की जो आइगन वैल्यूज बोल रहे हैं ना, इसमें थोड़ा डाउट। 1/λ होती है कि नहीं होती? ये तो ठीक है ना सर, अगर ए की वैल्यू अगर लैम्डा है आइगन वैल्यू तो ए इनवर्स की 1/λ होगी। नहीं, ए और बी पॉजिटिव डेफिनेट दिए हैं गिवन। तो अब ए करेक्ट की होगा? ए सर बोल नहीं सकते क्योंकि ए इनवर्स भी पॉजिटिव डेफिनेट होगा, बी इनवर्स भी पॉजिटिव डेफिनेट होगा, पर उन दो का सम
हम नहीं बोल सकते हैं कि पॉजिटिव है, क्योंकि तो अगर अगर लैम्डा ऊपर वन ऊपर वाला रिजल्ट देखो ना, हम्म अगर दोनों पॉजिटिव डेफिनेट है तो इसका मतलब उनका सम भी हाँ पॉजिटिव हाँ डेफिनेट होगा। यस सर तो हो जाएगा हो जाएगा। हो जाएगा ना। हम्म। तो पहले फोर्थ हो गए, फिफ्थ वाला क्या होगा शाइनी? सर फिफ्थ जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव डेफिनेट होगा, ए ट्रांसपोज। पक्का? यस सर। डिम्पल, यस सर ए ट्रांसपोज पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगा अगर ए पॉजिटिव डेफिनेट है? ये तो होता है सर, हमेशा पॉजिटिव डेफिनेट में होता है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई मुझे लग रहा है शाइनी। शाइनी ऊपर तुमने एक रिजल्ट बताया ना, ए नॉन सिंगुलर, यस सर। अगर नॉन सिंगुलर होगा तो उसके आइगन वैल्यूज क्या होंगी सारी की सारी? पॉजिटिव। मतलब नॉन जीरो होंगी, और यहाँ पे पॉजिटिव डेफिनेट दिया है, इसका मतलब सारी की सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, तो नॉन सिंगुलर तो होगी ये मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? पॉजिटिव डेफिनेट। वेरी गुड, करेक्ट होगा। नेक्स्ट। सर सिक्स भी करेक्ट ही होगा क्योंकि ए ट्रांसपोज प्लस आइडेंटिटी है इसमें। ये करेक्ट हो जाएगा प्लीज? यस सर। कैसे? सर ए ट्रांसपोज पॉजिटिव डेफिनेट है, आई तो होता ही है पॉजिटिव डेफिनेट, तो सर फर्स्ट है तो ये भी हो तो जाएगा। फर्स्ट वाला रिजल्ट ए प्लस में यस सर। ई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो ऑप्शन है, नेक्स्ट पार्ट चाहिए। सर ये भी सर ने रिजल्ट लिखवाया था कि अगर ई जेड साइन जेड और कोज, मतलब जैसे लेमडा है ना ए की आइगन वैल्यू, तो ई जेड कोज जेड साइन जेड की जो होंगी वो आइगन वैल्यू ई रेज टू पावर ए वगैरह होगा। तो अगर ए की जो आइगन वैल्यू वो तो पॉजिटिव है, तो ई रेज टू पावर ए का भी पॉजिटिव ही होगा, तो सेवेंथ भी हो जाएगा। सहमत हैं सिपी? यस सर। सिंपल? यस सर ठीक है सर। पक्का? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट जो जो है एट्थ था वो था ई रेज टू पावर ए माइनस टू आई। हम्म, इसका क्या होगा? सर इसमें डाउट है, मे भी हो भी सकता है। ए, नहीं मतलब हो जाएगा सर ये। चलो पीयूष इसको शो करेगा। ठीक है पीयूष, यस सर। तुम्हारे जिम में है ये, इसका सर सॉल्यूशन ऐसे बता। बता दो अभी। बता दो। पॉजिटिव ही आएगी सर इसकी आइगन वैल्यू तो। हाँ, चलो सर बता दो। जैसे सर ने रिजल्ट बताया ना, जैसे सर जो ए माइनस टू आई की जो आइगन वैल्यू होगी सर, जो भी होगी जैसे, तो वो सर कुछ भी हो, पर ई की पावर ए माइनस टू आई की आइगन वैल्यू सर, वो जैसे ए माइनस टू आई की वैल्यू अगर अल्फा है तो उसकी ई की पावर दिस की आइगन वैल्यू ई की पावर अल्फा होती है, जो सर ने दिखाया है। अब सर जो ई की पावर अल्फा है वो तो सर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो वेरी इस तरीके से सर सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। गुड। नेक्स्ट। चाइनीज, चाइनीज समझ आया क्या लॉजिक, यूज का यस सर, लॉजिक? यस सर, यस सर। सर नाइन्थ डिम है वो भी हाँ, साइन ए है, तो वो भी सर ने लिखवाया कि तो कि ई रेज टू पावर जेड इन सब का भी जो आइगन वैल्यू होगा वो साइन ए ई रेज टू पावर ए वैसा होगा। तो ए को हमें पॉजिटिव डेफिनेट दी तो साइन ए भी पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा, तो नाइन्थ भी ट्रू होगा। कंफर्म है ये? चलो डिम्पल से पूछते हैं, डिम्पल करेक्ट हो जाएगा ये? सर लग नहीं रहा है सर मेरे को, तो तुम बताना, मुझे भी नहीं लग रहा है। क्योंकि सर अगर एक ए अगर मैं कोई डायगोनल मैट्रिक्स ले लूँ ना सर, जिसमें पाई पाई पाई, तो आइगन वैल्यू ए की पाई 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 हो जाएगी, तो साइन ए की आइगन वैल्यू 0 0 0 हो जाएंगी शायद। ये भी है। फाइन, नेक्स्ट। सर इसको कोज तुम ए भी पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करना, ठीक है डिम्पल? यस सर। नेक्स्ट। फाइन। यस सर। चाइनीज शेयर नहीं हो रही है तुम्हारी स्क्रीन? यस सर।
जो 10th है वो है कोज ए, तो कोज ए भी नहीं होगा फिर तो। इसका सॉल्यूशन कौन बताएगा? शाइनी बताएगी कल, ठीक है, पर कैसे नहीं होगा। नेक्स्ट 11th है, 11th भी नहीं होगा क्योंकि साइन ए नहीं है पॉजिटिव डेफिनेट, तो साइन ए प्लस आई भी नहीं होगा। यूज तो कौन सा ऑप्शन है? साइन ए प्लस आई 11th नहीं होगा सर शायद, देख तो मुश्किल नहीं होगा सर। शायद नहीं। इसको प्रॉपर मतलब किसी और ने किया है ये क्वेश्चन? हितेश? नो सर, मैंने नहीं किया था ये। चलो तो ये तुम्हारे जिम्मे रहा, ठीक है। इसको नहीं, ओके सर। तुम रहने दो, तुम रहने दो, क्योंकि तुम्हारे और भी एक्सरसाइज है ना। तो ये डिम्पल को देते हैं, डिम्पल बताया देते हैं ना, साइन ए प्लस यस आई। यस सर। उसके नेक्स्ट वाला शाइनी। नेक्स्ट है 13, तो 13 को एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। कोई एग्जाम मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ले ले हम, ए पॉजिटिव डेफिनेट और बी कोई पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स ले ले, तो जब ए बी हम करेंगे तो वो जरूरी नहीं हो पॉजिटिव डेफिनेट आए, तो ये नहीं होगा पॉजिटिव डेफिनेट। इसमें डिम्पल सहमत हो इससे? यस सर, क्योंकि साइन ही नहीं ये होगा, है ना। यस सर, क्योंकि जरूरी नहीं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, वैसे लॉजिक भी लग सकता है या काउंटर एग्जांपल। ये तभी होगा जब, मतलब ए बी तभी होता है जब बी को ए ट्रांसपोज लिया जाए, सुबह भी बताया। ओके नेक्स्ट। सर जो नेक्स्ट था वो था बी ए, तो बी ए भी नहीं होगा, जरूरी नहीं है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आए मल्टीप्लाई करके। वेरी गुड। नेक्स्ट। ये फिर था तो ए सबको ए स्क्वायर प्लस आई, तो ए हमें पॉजिटिव डेफिनेट दिया है, तो मे बी ए स्क्वायर प्लस आई नहीं होगा। में भी। सर ये चलो डिम हाँ सर हितेश ये बोलो। हो जाए है, इसकी मतलब आइगन वैल्यूज उसकी सारी की सारी पॉजिटिव है, तो ए स्क्वायर की सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ए स्क्वायर प्लस आई करेंगे तो जो आइगन वैल्यूज रहेंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव ही रहेंगी, तो इसलिए ये हो जाएगा। डिम्पल यस सर, हो जाएगा हो सर। जाएगा, हो जाएगा। यस शाइनी समझ आया कैसे होगा? यस सर, क्योंकि ये ए हितेश, पॉजिटिव डेफिनेट है, ए स्क्वायर भी पॉजिटिव डेफिनेट है और आई तो होता पॉजिटिव डेफिनेट है, तो प्लस करके पॉजिटिव डेफिनेट होगा। हाँ जो तुम्हारा पहला वाला पार्ट। Yes, sir. अब है लास्ट। सर जो लास्ट है वो है ए ट्रांसपोज बी ए, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये नहीं होगा। डिम्पल, डिम्पल से पूछते हैं यस सर। क्या होगा। ए ट्रांसपोज बी ए। यस सर। सर ये हो जाएगा, सुबह सुबह टेम्पल ने किया भी था वो बताया ए था। स्टार यस सर, मैंने हो बताया। जाएगा सर। टाइमिंग ये लास्ट वाला होगा, ठीक है। यस सर। तो अब एक काम रहा शाइनी, सर इसके सोल्यूशन। एक क्वेश्चन था। हेलो हाँ बोलो हितेश। सर, इन्हीं पार्ट में एक ए ट्रांसपोज शाइनी ने गलत किया है, उसका क्या बताया होगा ना वो? हाँ होगा होगा, वो इसने गलती से लगा दिया है। ओके सर। ऊपर वही बताया था इसने कि होगा, रिजल्ट ठीक है सर। बताया। उसको शेयर करो हितेश। चाहिए तुम्हें इसके सॉल्यूशन लिखने हैं, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी गलतियां हैं ना, जहाँ पे मतलब तुमने कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन सही नहीं लगाए हैं, तो उनको करेक्ट करके, ठीक है शाइनी। हेलो हेलो डिम्पल, यस सर। आ रही है ना आवाज? यस सर। यस सर। पूरी है, दिख रहा है डिम्पल? यस सर। यस सर।
ये है ना, ये दिया है तुम्हें, डिटर्मिनेंट ऑफ वी डब्ल्यू इज इक्वल टू V1W1 माइनस V2W1, और डिटर्मिनेंट जो है फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक, R2 क्रॉस R2 टू R पे, ठीक है। यस सर। तो मैंने एक नीचे रिजल्ट लिखा है, मतलब ये रिजल्ट है कि डिफरेंशिएशन ऑफ बाइलिनियर फॉर्म इस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एट एक्स वाई ऑन ए बी, ठीक है। ठीक है डिम्पल। यस सर। तो इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है कि जो मतलब एफ ऑफ एक्स भी ये इस तरह से एक्सप्रेस हो जाता है। तो हमसे क्या, तो पहले हमारा जो मतलब मेन टास्क रहेगा वो रहेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी डब्ल्यू जो है इसको बाइलिनियर प्रूफ किया जाए पहले, कि अगर ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बाइलिनियर फॉर्म होगी, तो हमारा ये रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। यस सर। तो अब देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ v कॉमा डब्ल्यू बाइलिनियर फॉर्म है। यस सर। ओके, अगर बाइलिनियर फॉर्म है तो ये कैसे लिखा जाएगा, डी यहाँ पे डेरिवेटिव है, डी ऑफ डिटर्मिनेंट और सबस्क्रिप्ट में है वी डब्ल्यू और फिर है एच के। तो इसको कैसे रीड किया जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट ऑन एच के एट वी कॉमा डब्ल्यू। तो ऊपर वाले रूल के हिसाब से कैसे एक्सप्रेस होगा, तो एफ की जगह डी हो डिटर्मिनेंट हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट बी, तो एक्स को बी से रिप्लेस करेंगे और बी को के से रिप्लेस करेंगे, तो ये उस तरह से एक्सप्रेस हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। डिम्पल, यस सर। डिम्पल समझ ठीक आया है नहीं? सर। यस सर। क्यों, यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है ना, मतलब सिंपल है, बस एक्सप्रेस किया जाएगा डायरेक्ट। टाइनी यस सर। क्लियर है।